वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हमारा पार्ट 1 आज रहने वाला है बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से, अलग ही अंदाज से आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त रहने वाला आज का सेशन, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, फिर हम आर्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से पॉइंट्स को सुनना है, देखना है और याद करना है साथ साथ में। आपको बता दें आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है। हालांकि हमने पहले भी पॉलिटी बहुत बार पढ़ाई है आपको, लेकिन इस बार बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि अच्छे लेवल की पढ़ाई जाए, तो अच्छे से भी अच्छे लेवल की आज हम कवर करने वाले हैं, और वो भी सिंपल अंदाज से। इजी वे में होगा, लेंथी होगा, लेकिन आसान भाषा में होगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में है। किस पार्ट में है? तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स। ओके, और आर्टिकल्स कहां से कहां तक? आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक इसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। और तीसरा पार्ट है कि फंडामेंटल राइट्स कहां से बारो किए गए, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए? यूएसए से लिए गए फंडामेंटल राइट्स। यूएसए में थे जो बिल ऑफ राइट, जिसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, तो यहाँ मैग्ना कार्टा भी फंडामेंटल राइट को कहा जाएगा। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एक ही लाइन में लिख दिए है, इसको आपने याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं, 12 से 35 आर्टिकल्स इसमें आते हैं, और ये यूएसए से लिया गया है। मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं आगे फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स की तरफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, फंडामेंटल राइट जस्टिएबल है। जस्टिएबल का मतलब होता है अगर इसकी वायलेशन होती है तो कोर्ट में जाया जा सकता है। अलोइंग द पर्सन टू मूव टू द कोर्ट इफ वायलेटेड। सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट को वो वायलेट करेगा तो रिट तो लगती है। रिट्स भी आगे आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। तो ये जस्टिएबल इसीलिए इसको कहा जाता है। अदर जो जैसे कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर कोई वायलेशन होती है तो वो कोर्ट पे नहीं बंधा जा सकता कि भाई ये काम नहीं किया तो चलो कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे कोर्ट में जा सकता है, जस्टिएबल है। और दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब क्या मतलब है इसका? एब्सोल्यूट मतलब होता है कि टोटली जो भी चीजें बताएगी सब के लिए हर वक्त लागू रहेंगी। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मतलब है कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन कभी न कभी स्टेट लगा सकती है। स्टेट कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, तो रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट पे लग सकते हैं, इसीलिए इसको नॉट एब्सोल्यूट कहा गया है, बट ये क्वालिफाइड है। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मतलब यही है, ब्रैकेट में लिखा है, स्टेट कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। आपको पता है रिस्ट्रिक्शन किस तरह की है, जैसे कि दे कैन, यानी फंडामेंटल कैन बी सस्पेंडिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, ये तो आप समझते हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, सिवाय आर्टिकल 20 और 21। 20 और 21 ऐसा आर्टिकल, ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा आर्टिकल है 20 और 21 जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, चाहे इमरजेंसी क्यों ना लग जाए। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20-21 क्या है, क्योंकि इसमें हमने पहला पार्ट ही लेना है। और इसके बाद आपको बता दें जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है जिसमें 6 फ्रीडम्स दी गई, 6 आज़ादियाँ दी गई हैं। ये जो 6 फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19, जैसे कि एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है, स्पीच की है, असेंबल की है, एसोसिएशन की है, रिसाइड की है, ये जो आज़ादियाँ हैं ये आज़ादियाँ सस्पेंड हो जाएंगी ओनली व्हेन इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर हो जाती है, जंग छिड़ जाती है। इस केस में, सिर्फ इस केस में जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो, जंग हो जाए, यानी मुल्क लड़ जाए, तो इस केस में जो है आर्टिकल 19 की जो 6 आज़ादियाँ हैं वो सस्पेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, खत्म, ये रोक लग जाएगी इस पे। लेकिन अगर इमरजेंसी जो है वो इंटरनल ग्राउंड पे हो, इंटरनल इमरजेंसी हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, इस केस में इन 6 फ्रीडम जो आर्टिकल 19 में मेंशन है इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है हमने इसको सिंपल भाषा में लिखा है। अब इसको आपने याद रखना है। चीजें हमने अभी तक 2 ही बात, 3 की बात, जस्टिएबल है फंडामेंटल राइट्स, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाई है, और इसमें कहा हमने फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे नेशनल इमरजेंसी जब हो लगती है, सिवाय आर्टिकल 20 और 21। 19 आर्टिकल का कहा ये सस्पेंड हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेशनल इमरजेंसी जनरली हम एक्सटर्नल एग्रेशन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि अगर आर्म्ड रेबेलियन इंटरनल इमरजेंसी होती है उस केस में सस्पेंड नहीं होंगे आर्टिकल 19 के जो फ्रीडम्स हैं। क्लियर है? ओके, और इसके बाद क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को? तो यहां पर केशवानंद भारती जब केस हुआ था उसमें जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ओनली
बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक प्रॉपर वे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लाई जा सकती है, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई एडिशनली पॉइंट आप डालना चाह रहे हो कोई ऐसा, तो वो आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट ला सकते हैं पार्लियामेंट। तो यहाँ पर आपने आंसर रहेगा पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट को, नो या यस? यस, ठीक है, लेकिन विद सम रिस्ट्रिक्शंस। यस होगा लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक। या आपको पूछेगा किस केस के तहत जजमेंट पे आया था, केशवानंदा भारती केसेस हम अलग से ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आता है राइट टू प्रॉपर्टी। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको बता दें राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था 1978 से पहले, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया, फंडामेंटल राइट से निकाला गया इसको। कब? 44th अमेंडमेंट के तहत जो 1978 में हुई थी। 44 अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट्स निकाल के इसको एक लीगल एक्ट की तरह रखा गया है आर्टिकल 300A में, ठीक है। अब एक लीगल एक्ट है, आर्टिकल 300A में रखा गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके। एक और पॉइंट यहां पर मैं ऐड कर दूं, आर्टिकल जो भी फंडामेंटल राइट्स के ना, कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो सिटीजन के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जनरल पर्सन या इंडिविजुअल या रेसिडेंट्स के लिए होती है। कोई भी इसमें फॉरेनर भी आ सकता है, एलियन भी आ सकता है। यहाँ पर आर्टिकल 15, 16, 19, ठीक है, ये 15, 16 आ गया, बीच में 19 आप याद रखो, 15, 16, 19 और लास्ट में 29, 30, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, 15, 16, 19 और 29, 30। ये ऐसे आर्टिकल है विच आर मेड अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अलो होंगे। ये जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं। जो अदर हैं बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो दोनों इंडियन सिटीजन हो या लीगल फॉरेनर्स हो, इन दोनों के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन 15, 16, बीच में 19, 29, 30 ये ऐसे 5 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। ठीक है, ठीक है। आपका ही कहना था कि आप अच्छे अंदाज में लाएं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा टाइम हमें 2-3 ज़्यादा दिन लग जाते हैं तैयार करने में एक टॉपिक को, लेकिन अच्छे अंदाज में भी आपको बता सकते हैं हम। तो आपको बताएं, आपको क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है जिस लेवल से हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे अंदाज से डिटेल से चीज़ों को देखना चाहिए। अभी तक हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे फंडामेंटल राइट की, ठीक है। अब हम बात करें फंडामेंटल राइट को फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। राइट टू इक्वलिटी जिसमें 14 से 18 तक आर्टिकल आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम में आर्टिकल कितने आते हैं? 25 से 28। ज़्यादा आप एडवांस चले जाओ, बेसिक भी नहीं याद रहे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ में याद, बेसिक भी याद रहेगा, एडवांस भी पढ़ना है साथ में। बेसिक तो आपने पढ़ा है ना, एक जस्ट रिवाइज ही तो करना है एक बार, ठीक है। ये तो आपको बार बार आपने पढ़ा है, हमने भी आपने पढ़ा अपने लेवल पे। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 आर्टिकल आते हैं। राइट टू फ्रीडम में 19 से 22 आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन में 23 से 24 आर्टिकल आते हैं। राइट टू रिलीजन फ्रीडम जो है 25 से 28 आर्टिकल। कल्चरल एजुकेशन राइट्स में 29 से 30 आर्टिकल आते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी में आपका आर्टिकल 32 आता है, और इसके आगे 33 से 35 जो एक्सेप्शन आ जाते हैं, जो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की। तो यहाँ पर आपको बता दें, हमने जो आपको पहले क्लास दी थी, हमने आज की वीडियो में आपको पहले ये क्लियर कर दूँ, आज की वीडियो में जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ ली, इसके अलावा तो यहां पर आपको बता दें आज हम राइट टू इक्वलिटी सिर्फ यही पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। सिर्फ यही हम आर्टिकल 5 जो हम पढ़ने वाले हैं 14 से लेकर 18 तक। पिछली वीडियो में जो हमने पहले बताया था, तो हमने जो पहले आपको वीडियो डाली थी उसमें हमने इतना जो आपके सामने स्लाइड है इतना ही पढ़ाया था, और ये बेसिक है, ठीक है। ये पहले हम 2-3 मिनट इस पे लगाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक है और ये बेसिक याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत मैक्सिमम चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आपको बेसिक से ही पूछा जाए। आपको पूछा जाए आर्टिकल 17 किससे डील करता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 किससे डील करता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो ये आपको याद रखना है। 14, 15, 16, 17, 18 किससे डील करता है? 14 आर्टिकल कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 2 पॉइंट्स इसमें ऐड है, ठीक है। 15 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। वो सर्टेन ग्राउंड्स के हम आगे डिटेल से देखेंगे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये 16 आर्टिकल कह रहे हैं। 17 कह रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 कह रहा है टाइटल की एबोलिशन। तो ये आपने सबसे पहले याद रखना है, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लॉ रिमूव्स डाउट, DOUB साइलेंट रखना है, डाउट में DOUT आएगा, ठीक है। तो ये आपके आगे लॉ रिमूव्स डाउट, DOU और आपका आगे T, ठीक है। ये 5 आर्टिकल है, इस तरह से आप याद रखिए। 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अगर आपको भूल जाए तो याद रखना। लॉ क्या हो गया? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। D आ गया डिस्क्रिमिनेशन, O आ गया अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, U आ गया अनटचेबिलिटी, T आ गया टाइटल। तो ये आपको इस तरह से याद रखना। ये आपके सामने लिखा मैंने नीचे, ठीक है। लॉ रिमूव्स डाउट में क्या आ गया? लॉ हो गया
इक्वलिटी बिफोर लॉ, डॉट आ गया डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल, ठीक है, बी साइड रखना है। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। ओके, हम अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके देखेंगे आर्टिकल। देखो आर्टिकल हमने आपको हो गया सीधा 14 से स्टार्ट हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, हम 12 और 13 भी आपको बताएंगे। 12 आर्टिकल 12 क्या कह रहा है? आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया, इट इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ओके, और इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 13। तो 13 को थोड़ा देख लेते हैं हम, 13 क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा एक एक पॉइंट। ये जो आर्टिकल 13 इंश्योर कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय डिक्लेयरिंग द लॉज इनकंसिस्टेंस विद दीज राइट्स आर वाइड। कहा सिंपली, अगर सिंपल भाषा में कहें कि जो फंडामेंटल राइट से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये आर्टिकल 13 कह रहा है। अगर सिंपल भाषा में कहें, कोई भी लॉ या लॉज जो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले थे वो बिल्कुल कट हो जाएंगे, खत्म, जो फंडामेंटल राइट से टकराए, या इससे बाद आए जो फंडामेंटल राइट से टकराए वो खत्म हो जाएंगे। ये कह रहा है आपका आर्टिकल 13। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर हम सब पार्ट्स में देखें तो 3 पार्ट्स यहाँ पर, 4 पार्ट्स यहाँ पर बताए जाएंगे आपको, 4 पार्ट्स अपने याद रखने इसके क्लासेस। जैसे कि आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लास कह रहा है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जितने भी हैं, यानी जब जो है लॉ इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कानून लागू हुआ 26 नवंबर 1949, इससे पहले कोई भी लॉज थे जो अभी फंडामेंटल राइट से टकरा रहे हैं वो नल एंड वाइड किए जाएंगे, खत्म, उसकी कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, वो इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, क्लियर हो गया। प्री कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले लॉ थे। दूसरा कह रहा है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जितने भी, यानी पोस्ट हो गया आने वाले, फ्यूचर में कोई लॉ नहीं बनेगा। स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ जो कि एब्राइज कर रहा है और टेक अवे कर रहा है फंडामेंटल राइट को, या इससे टकरा रहा है, वो जो है स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी। इफ सच, अगर बनाती है ऐसा कोई लॉ, उसको वाइड, नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। और पार्ट 3 में आर्टिकल 13 के क्लास 3 में कहा जा रहा है डेफिनेशन लॉ की। बताइए लॉ क्या है? लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस, हो गया, कोई भी ऑर्डिनेंस पास होता है, कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कोई नोटिफिकेशन निकलती है, कोई कस्टम्स आता है, कोई यूजेज विद द फोर्स ऑफ लॉ होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये लॉज में इंक्लूड की जाएंगी। लॉज इन फोर्स का मतलब होगा इंक्लूड लॉज मेड बाय लेजिस्लेटर और अदर कंपनी अथॉरिटी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ लॉज इन फोर्स का मतलब हुआ सिंपली जो भी लॉज है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताइए कि क्या होते हैं लॉज। और ये जो लॉज हैं चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हो या कॉन्स्टिट्यूशन से बाद बनाए जाए, ये अगर फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं उसके साथ उसके सामने आते हैं, उसको छीनने की कोशिश करते हैं, तो उसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। लेकिन एक अमेंडमेंट होती है उसके तहत, या फर्दर बताया जाता है केशवानंदा भारती केस के बाद जो स्टेटमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आर्टिकल 13(4) ऐड किया गया। इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट की जाएगी, यानी ये लॉज में नहीं आएगी। कोई भी लॉ जो फंडामेंटल से टकराएगा या उसको उसमें उसके खिलाफ या उसकी चेंजेस लाने की कोशिश करेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 13(4) कह रहा है कि अगर आर्टिकल 368 क्या है? 368 होता है अमेंडमेंट के रिलेटेड। अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में कोई अमेंडमेंट किया जाता है फंडामेंटल राइट में तो वो किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि ये अमेंडमेंट भी कैंसिल, नल एंड वाइड, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉट कंसीडर, तो इसको लॉ नहीं कंसीडर किया जाएगा। जो आप ऊपर लॉ सुन रहे हो ना डेफिनेशन में, जिसको वाइड, नल एंड वाइड करा दिया गया है अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो, तो यहाँ पर अमेंडमेंट की बात ये बता दिया कि अमेंडमेंट की जा सकती है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 13 में ये चीज़ मेंशन है कि अमेंड फंडामेंटल राइट को किया जा सकता है। बेसिक फीचर को डेफिनेटली नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अमेंड किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, 12-13 आर्टिकल होगी, कोई एनी डोट आर्टिकल 13 के रिलेटेड। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 14 को हम देखेंगे। आर्टिकल 14 में 2 चीज़ें मेंशन हैं। अगर हम इसको पढ़ते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। 2 कंसेप्ट यहाँ पर लगते हैं आर्टिकल, यानी आर्टिकल 14 कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए और इक्वल प्रोटेक्शन होनी चाहिए लॉ की। थोड़ा विस्तार से अगर हम इसको देखें तो 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये 2 अलग कंसेप्ट हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया, कंसेप्ट, प्रिंसिपल से लिया गया है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड है। क्लियर है? 2 यहाँ पर कंसेप्ट हैं। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये क्या कह रहा है कि नो पर्सन इज अबोव द लॉ, कानून से बढ़ के कोई नहीं है। सभी जो भी इंडिविजुअल्स हैं रिगार्डलेस उनके स्टेटस के, वो सभी जो है सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज, सेम
सर्कमस्टेंसेस। तो ये सब के लिए यानी कानून बराबर है, कानून से बढ़ के कोई नहीं है, ये पहले पॉइंट में कहा गया। दिस इज नेगेटिव कंसेप्ट। नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब है देयर एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल, यानी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी किसी को, इंडिविजुअल को कानून की नज़र में कि यार ये बंदा थोड़ा सा ऊंची जाति का है या ये मेल है या फीमेल है, इसको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं एब्सेंस का यूज़ है, इसीलिए नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, नहीं दिया जाएगा बढ़ के कुछ, सबके लिए बराबर है। ठीक है, और दूसरा पार्ट इसका आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यूएस से बेस्ड है ये, और इसमें कहा गया है स्टेट शैल इंश्योर द इक्वल लीगल प्रोटेक्शन टू ऑल इंडिविजुअल विद इन इट्स जरिस्डिक्शन। स्टेट जो है वो इंश्योर करेगी सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिले लॉ की, सबके लिए कानून एक सा होना चाहिए, एक जैसा, जो उसको राइट्स मिल रहे हैं फलाने को दूसरे को मिलेंगे। तो कोई इसमें जो है इसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, इक्वलेशन यहाँ पर, इक्वलिटी यहाँ पर होनी चाहिए इस केस में, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के केस में। दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, यानी ये अलो करता है फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू अचीव द फेयरनेस एंड जस्टिस को अचीव करने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना आर्टिकल 14 में। ओके, 2-4 बार इसको रीड आउट करोगे तो चीजें आपको याद भी रहेंगी और समझ भी रहेंगी। आर्टिकल 15 बहुत बार आपने पढ़ा, बहुत बार आपने सुना। क्या आपने आर्टिकल 15 के, इस पे पूरी एक मूवी भी बनी है आर्टिकल 15, क्या कभी आपने आर्टिकल 15 के जो 5 क्लासेस हैं इनको अच्छे से समझकर याद रखा कि नहीं? तो आज हमारा अभी काम है समझाना। अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डाली जाएगी, उसमें आपको जाकर चीज़ों को याद करना है और समझ तो लेंगे आप, याद भी चीज़ें रखनी है अच्छे से। कि आर्टिकल मैंने लंबी कहानी नहीं दी है आपको, एक दिन का काम सिर्फ दिया है कि आप शाम को 8 बजे टेस्ट होगा, बस 8 बजे 9 बजे अगर टेस्ट कर देंगे हम एक्सटेंड, अगर आप चाहते हो थोड़ा और टाइम मिले तो 9 बजे जो टेस्ट होगा शाम की, रात की। ठीक है, उससे पहले आपने ये चीज़ें याद रखनी है। और व्हाट्सअप ग्रुप की बात कर रहा था मैं, व्हाट्सअप ग्रुप आपको यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप मैसेज करोगे तो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप हमारे फिलहाल के लिए 2 चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का और एंटी पटवारी का कॉमन चल रहा है। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो व्हाट्सअप नंबर की। आपको यहाँ पर नोट्स, एमसीक्यूज, जो भी टेस्ट है सारी चीज़ें वहाँ पर डाली जाएंगी, जो भी स्टडी मटीरियल और टाइम टेबल खास करके किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें खास करके गाइडेंस मोटिवेशन प्रोवाइड की जाएगी इस ग्रुप में। आप जल्दी से व्हाट्सअप मैसेज करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो 15 आपने बहुत बार सुना है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 15 आर्टिकल कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। किस बेस पे, किस ग्राउंड्स पे? 5 चीज़ें याद रखना। रिलीजन के बेस पे, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सरदार है, वो जैन है या कोई है, वो क्रिश्चियन है, इस तरह की किसी भी रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। रेस के केस पे, कास्ट पे, सेक्स के बेस पे, ये मेल है वो फीमेल है वो ट्रांसजेंडर है, किसी भी बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ फलानी जगह पैदा हुआ है, गांव का बंदा है, ये शहर का है, ये फलाने का है, ये उस जगह पे, तो इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किन ग्राउंड्स पे? ग्राउंड्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास नंबर 1 इसका कह रहा है, आर्टिकल ध्यान से सुन लो, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 की, 15 की, जिसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ओके, और इसका जो है क्लास नंबर 1 कह रहा है, यही जो आपने सुना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कह रहा है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इनमें से किसी भी ग्राउंड पे स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। क्लियर है? ये पहला क्लास। दूसरा क्लास कह रहा है आर्टिकल 15 का, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। इसमें देखो ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। पब्लिक यानी एक हम कहेंगे एक वेल है, कुआं है, ठीक है, एक कुएं में पानी भरने के लिए अगर एक कोई किसी पिछड़ी हुई जाति से जा रहा है, या कोई हम कह सकते हैं कोई अलग रेस का या कास्ट का बंदा जा रहा है कि नहीं भाई इधर जस्ट बड़े कास्ट के बंदे आएंगे, सुपीरियर समझा जाए किसी कास्ट को, वही आएंगे इस चश्मे या इस यहाँ पर दरिया में पानी लेने या इस जगह पे, कोई भी पब्लिक प्लेस पे, चाहे कोई शॉप, रेस्टोरेंट, वेल, रोड, या इस रास्ते से कोई वो वाला कास्ट का बंदा नहीं चलेगा या उस रिलीजन का बंदा नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्लास 2 में कहा गया एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस किया जाए सबके लिए इक्वली, कोई यहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। यानी नो सिटीजन्स शैल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस रिगार्डिंग एक्सेस टू द पब्लिक प्लेस। किसी पे कोई कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन, डिसेबिलिटी ना लगाई जाए किसी तरह की भी, स्टेट को कहा गया है इस्लाम में।
ना लगाई जाए पब्लिक प्लेसेस के लिए। एग्जांपल में कुछ दिया यहाँ, और एक्स्ट्रा भी आप लगा सकते हो, शॉप, रेस्टोरेंट, वेल्स, रोड्स। लेकिन यहाँ पर पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी ये पर्सनल की नहीं है, पब्लिक की बात है। पर्सनल का मतलब सपोज अगर आपके घर के अंदर आपने पर्सनली आपके पैसों से आपने कोई कुआं बनाया है, वहाँ से कोई बाहर से पानी भरने आए तो आप रोक सकते हो, वो कोई बात नहीं है। या आपके घर का आगे कोई आप कह सकते हैं छोटी सी पार्क बनाई है, तो उस पार्क में आपकी है पर्सनल है तो वो अलग, पर लेकिन कोई एक जनरल गवर्नमेंट या पब्लिक पार्क है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात की जा रही है पब्लिक प्लेसेस की यहाँ पर, ठीक है। पब्लिक का मतलब यहाँ होता है गवर्नमेंट या इस तरह की जगहों हो, यहाँ सब के लिए पब्लिक के लिए हो, एक पर्सनल की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्लास हो गया। तीसरा क्लास में परमिशन दी। अब कोई लोग उठ के कहे यार कोई जल्दीबाजी में आप पढ़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये कौन सी डिस्क्रिमिनेशन है यार, वुमेन्स और चिल्ड्रन को ये चीज़ें स्पेशल मिल रही है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पर बताया गया। क्लास थर्ड में कहा गया इसी 15 आर्टिकल में कि परमिशन दी गई है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है स्टेट वुमेन्स और चिल्ड्रंस के रिलेटेड। स्टेट इज अलो, यहाँ स्टेट को अलो किया गया है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती हैं वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन अब ना लें, इस आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी में ना रखें इसको कि यह आर्टिकल 15 के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और इसके साथ बहुत सारे लोग ये ना सोच लें कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो ये स्पेशल प्रोविजंस बन रहे हैं SC ST वगैरह के लिए, तो ये तो गलत है। ये तो 15 आर्टिकल के खिलाफ, 15 आर्टिकल के खिलाफ नहीं है। ये क्लास 4 ऑफ द 15 आर्टिकल में मेंशन है कि परमिशन दी गई है स्टेट को, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, जैसे SCs हो गया, ST हो गया वगैरह। और इसके साथ साथ एक और अमेंडमेंट रिसेंटली होती है 2019 में, 103 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको फर्दर क्लास 5 इंक्लूड किया जाता है। और इस क्लास 5 में आर्टिकल 15 के क्लास 5 में परमिशन दी जाती है स्पेशल प्रोविजन बनवाने के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। EWS जो आप कैटेगरी सुन रहे हैं ना, ये कैटेगरी अभी रिसेंटली 2019 में ही बनी है। ये जो अमेंडमेंट जो आया है 103 इसके तहत ऐड किया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 15 और 16 दोनों में क्लासेस ऐड किए गए हैं, ठीक है। 15 में भी एक कहीं आप ना सोच लो कि EWS ये क्यों इनको स्पेशल दिया जा रहा है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन होगी, ऐसा नहीं है, ये क्लास में मेंशन है, ठीक है। ओके तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 15 हो गया क्लियर। 5 इसके क्लास हमने बता दिए। कोई परेशानी है बताओ? अब इसको 2-3 बार रीड आउट करेंगे तभी कोई एकदम से अब याद हो जाए, ये तो मैजिक तो है नहीं हमारे पास कि हम फूंक मारें और आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो इसलिए बात यह है कि हमने सुनाया, आपके माइंड में थोड़ा 30% आइडिया आ गया होगा, ठीक है। अब आपको मेहनत करनी, अच्छे से पढ़ना है इसको, तो जो है आपको अच्छे से चीज़ें याद होंगी। रात को जो टेस्ट होगा आपका 9 बजे, उसकी आप तैयारी करें, तैयारी करके आ जाएं, ताकि ये बहाना होता है टेस्ट। देखो एक तो आपको मोटिवेशन मिलती है, अगर आप टेस्ट में 20 में से 15 मार्क्स लेते हो तो आपको थोड़ा सा, या 12-13 मार्क्स लेते हैं, यार क्या यार कल तो मैं 18 से 19 लूँगा यार, कल पक्का 20 करूँगा, तो ये आपको थोड़ा सा मोटिवेशन पैदा होता है, सेल्फ मोटिवेशन होती है। तो ये इसलिए एक बहाना होता है पढ़ने का, तो इसलिए टेस्ट रखे जाते हैं, टेस्ट करने हैं, टेस्ट देने ही है, ठीक है। आर्टिकल 16 की बात करें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में इक्वलिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, ठीक है। तो ये कह रहा है आर्टिकल 16, ओके। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इस लाइन को पढ़ के ख्याल उनके बहुत आ रहे होंगे मन में। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट्स क्लासेस जो है, इसके जो क्लासेस हैं वो क्या समराइज कर रहे हैं, ये भी आप देख लो। एकदम से फैसला नहीं लेना ना कि ये क्या भाई, ये तो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, यहाँ कहीं भी नहीं है, यहाँ तो बड़ी रिजर्वेशनें हैं, तो रिजर्वेशनें हैं तो वो क्लास में हैं, इसी आर्टिकल के क्लास में है, ऐसे वायलेशन नहीं है इसकी। अब उठ के सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दौड़ लगा लेना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लास 1 कह रहा है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किस केस में? वही एम्प्लॉयमेंट के केस में। देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के रिलेटेड टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। ये पब्लिक गवर्नमेंट की बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक आपने ढाबा खोला या एक होटल खोला, उसमें जो मुलाजिम मैं लगाऊं तो गवर्नमेंट की परमिशन से या इक्वल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, वो अलग बात है। यहाँ पर स्टेट या गवर्नमेंट की बात चल रही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्लास 1 कर रहा है। क्लास 2 प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। किस बेस पे? एम्प्लॉयमेंट के मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ दिस जो ग्राउंड्स आपको पहले बताए हैं, रेसिडेंस और एनी अदर देन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इन ग्राउंड्स की, यानी ये मेल है या फीमेल है, ये वहाँ पर पैदा हुआ है, इसका सेक्स ये है, ये इसकी कास्ट ये है, इसका रेस ये है, इस बेस पे एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। यानी ये सिर्फ ऐसा हो, वैसे आप कहोगे नहीं ये तो हो गई है रिजर्वेशन, ST के लिए ST है, OBC है,
ये है, वो है, EWS है। ये आपको बताएं क्लास 3 भी तो देख लो। क्लास 3 कह रहा है कि रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होगी, लेकिन पूरी बात पढ़ लेना, ठीक है, आधी बात पे कहानी नहीं बननी है। तो यहाँ आधी जितनी भी नॉलेज होती है ना वो खतरनाक होती है। पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब रेसिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट फॉर सर्टन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो रेसिडेंस बेस जो है यहाँ पर हो सकता है रेसिडेंस बेस हो, पार्टिकुलरली फॉर द स्पेसिफिक रीजन, सॉरी रीजन नहीं, रीजन, सॉरी टू से रीजन की बात है, रीजन, स्टेट एंड एक्सेप्ट, यानी किसी पार्टिकुलर जगह, यानी जगह का मतलब है जैसे RBA बनाते हैं कि रिजर्व जो बैकवर्ड एरिया है, ALC सर्टिफिकेट बनती है, इस तरह की चीज़ें बात करें। अभी पहाड़ी सर्टिफिकेट है, अब ST2 हो गया। तो ये मैं कह रहा हूँ रीजन के बेस पे जगह, या जो कोई पीछे जगह है जहाँ पर फैसिलिटीज़ कम है, उस बेस पे रिजर्वेशन हो सकती है। बैकवर्ड क्लासेस की एरिया है, बैकवर्ड एरिया, तो ये रिजर्वेशन यहाँ पर अलो है। तो डिफरेंट रिजर्वेशन है, वही आर्टिकल के क्लास को फॉलो कर रही है, वायलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कहीं अगर वायलेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। रिजर्वेशन की और फर्दर हम बात करें, क्लास 4 जो फर्दर अमेंडमेंट के बाद ऐड होते रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ SC STs और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो फर्दर अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड किए गए क्लासेस। स्टेट में मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ अ सिटीजन दैट इन ओपिनियन द स्टेट इन एडवोकेटली रिक्वायर्ड पब्लिक। जहाँ देखो यहाँ पर एक चीज़ क्या है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कि ऐसी जो बैकवर्ड क्लास है सिटीजन्स की जो जिनको नौकरियां कम लगी हैं, इन एडवोकेट हैं, रिप्रेजेंट वो पब्लिक सर्विसेज को कर रहे हैं, या बहुत कम नौकरियां लगी हैं ऐसी फील्ड में उनकी, तो उन तरह के क्लासेस वाले लोगों को नौकरियां लगाई जाए, ये चीज़ें बताएगी। यहाँ पर क्लास 4A और 4B जो है ये फर्दर ऐड हुए अमेंडमेंट के तहत। 77 अमेंडमेंट 1995 में ऐड किया गया क्लास, ये रिजर्वेशन फॉर सर्टन पोस्ट के लिए, अलो द रिजर्वेशन ऑफ इन प्रमोशन ऑफ। यहाँ पर 77 अमेंडमेंट में कहा गया कि प्रमोशन के केस में भी रिजर्वेशन यहाँ पर लगेगी SCs और ST की, इफ़ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड। अगर यह प्रमोशन, अगर जैसे प्रमोशन SC STs की प्रमोशन कम हो रही है तो इस केस में यहाँ पर ये अलो किया गया, प्रमोशन के केस में भी रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। याद रखना है एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलने के केस में भी रिजर्वेशन है, और फर्दर प्रमोशन जो है किसकी पहले होगी वहाँ पर भी रिजर्वेशन ST SCs की दी गई है। कैरिंग फॉरवर्ड वैकेंसीज, ये फर्दर क्लास 4B जो कि 81 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया, ये अलो कर रहा है अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी जो हैं टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड ट्रीट एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी विदाउट अफेक्टिंग द जनरल कैटेगरी। यहाँ पर जनरल कैटेगरी को अफेक्ट किए बगैर जो है यहाँ पर अलो किया गया कि वो अनफिल्ड रिजर्व जो वैकेंसी उसको फिल किया जाए। क्लास 5 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ की जा रही है। Allow the state to make the provisions regarding the employment of individual in religion or denominated institution। यहाँ पर मेरे ख्याल में मतलब आपका क्लियर नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर क्लियर करवा दूँ। कुछ ऐसे जैसे मदरसाज हैं या कोई ऐसा टेम्पल है या मस्जिद है जो कोई ज़ियारत है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यानी इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो बड़ी बड़ी ज़ियारत और मस्जिद और मंदिर होते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इनमें जो जैसे कि मंदिर में कोई जो पुजारी लगेगा, कोई पंडित पुजारी आएगा, वो ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अलो किया गया है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में लोगों का ये डिसाइड होगा। ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट चाहे अगर एक मंदिर में एक मौलवी को लगा दे, एक मस्जिद में एक पंडित को लगा दे, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो लोग कहेंगे कि मंदिर में पंडित ही लगेगा, मस्जिद में मौलवी ही रहेगा, तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट जो है इनकी इस तरह से होगी। यहाँ पर आपको ये छूट दी गई है क्लास 5 में, क्लियर है, ये बात थी। क्लास 6 जो अभी मैं 15 आर्टिकल में भी बताया था आपको, वहाँ पर भी एक क्लास ऐड हुआ है, और 16 में भी ऐड हुआ है 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। क्या हुआ अभी बताया थोड़ा ऊपर, क्या हुआ था इस अमेंडमेंट में। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो इसको रिजर्वेशन दी गई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो यहाँ पर ये आपने याद है क्लास 6 में जो है ये ऐड किया गया 103 अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में हुआ EWS के रिलेटेड। यहाँ पर भी ऐड हुआ है 16 आर्टिकल, 15 में भी ऐड हुआ था क्लास, और 16 में भी यहाँ पर इसके रिलेटेड क्लास ऐड हुआ है। तो ये कोई परेशानी की बात है बताओ जी। 16 आर्टिकल में हमने जो चीज़ें देखी, इसमें कोई तकलीफ परेशानी आपको बताओ, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। 17 की तरफ बढ़ते हैं, 17 की तरफ बढ़ते हैं। सबको पता है आर्टिकल 17 होता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है। यहाँ बात तो डिस्क्रिमिनेशन की ही हो रही है, लेकिन आप कहोगे फिर क्या फ़र्क है ऊपर आर्टिकल 15 और 17 में। 15 में हमने डिफरेंट ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन को रोका है कि कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह
लेकिन आर्टिकल 17 में स्पेशली जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, यानी कास्ट बेस्ड जो अनटचेबिलिटी, जैसे ये दलित से है या किसी और जाति से है, इस तरह की चीज़ों को जो है ये चीज़ नहीं बतानी कि ये इन्फीरियर है वो सुपीरियर है, ये जात कम है वो जात बड़ी, इस तरह की चीज़ें, और यहाँ पर इसको मना किया जाएगा, ये नहीं कर रहा, ये उधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जा सकता, तो ये चीज़ रोके गया। अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एबोलिश किया गया अनटचेबिलिटी को। जो एग्जैक्ट वर्डिंग है यहाँ पर जो लिखेंगे हैं 17 आर्टिकल के, वो है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। इस तरह की प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देना, ये मना किया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कोई भी अनटचेबिलिटी करता है इस तरह की चीज़ें तो जो है ये कानून की नज़रों में एक जुर्म है। आपको फर्दर बता दें इसके पार्ट 1, 2 और 3 में क्या लिखा है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पार्ट 1 के आर्टिकल डिक्लेयर अनटचेबिलिटी और अबोलिश, अनटचेबिलिटी अबोलिश किया गया, माना किया गया, मीनिंग इसका मतलब है इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन एनी सर्कमस्टांसिस में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। दूसरा कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिसेस, वही बात आ गई, एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वैदर वो सोशल, रिलीजन और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट के रिलेटेड हो, किसी तरह की, चाहे सोशल हो, रिलीजन हो, या सोसाइटी में किसी ऐसे पिछड़ी हुई जाति के बंदे को ना आने दिया जाए, या रिलीजन कोई भी अफेयर्स में रिलीजियस प्लेसेस पे अगर किसी को मना किया जाए, या इकोनॉमिक मैटर्स में किसी को रोका जाए, तो इस तरह के अनटचेबिलिटी को बिल्कुल मना किया गया है कि ऐसी अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। पुनिशेबल ऑफेंस साथ में बता दिया गया कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना ये कानून की नजर में एक जुर्म है। ओके, तो 17 आर्टिकल की ये स्लाइड में आपको निपटा दिया हमने। 18 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे बार आपको मैंने बताया, आपने पढ़ा भी होगा हर जगह पे कि आर्टिकल 18 कह रहा है एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 टाइटल को एबोलिश कर रहा है, ये सबको पता है और सबको बारहा बताया गया है, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा विस्तार से आप देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है इसका एबोलिशन ऑफ टाइटल का, पहला पॉइंट कह रहा है एबोलिशन ऑफ टाइटल। क्या मतलब हुआ, यहाँ मतलब यहीं से समझ आ जाएगा, इसको पढ़ लो। कह रहे हैं कि नो टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, यहाँ पर याद रखना ये एक्सेप्शन है, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ये ले सकता है कोई पर्सन सिटीजन, लेकिन अदर टाइटल नहीं है, ठीक है। नो टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, ठीक है, कोई भी स्टेट किसी को भी ऐसी टाइटल नहीं देगा मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर, ठीक है, ये आपने याद रखना। किसी को स्टेट को कहते हैं कि ये बंदा इसको टाइटल दे दिया महाराजा, ये हमारा, ये फलाने सिटी का फलाने गांव का महाराजा है, तो ऐसा टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा। लाइक टाइटल मतलब क्या होता है, लाइक राजा, महाराजा, या ऐसे एनी हेरिडिटरी ऑनर हो गया, तो ये खिताब नहीं दिए जा सकते हैं जिसमें सुपीरियरिटी, यानी ये सुपीरियर है किसी और दूसरे से, तो इस तरह की चीज़ें मना किया गया। ऐसा ना हो कि ये राजा ये सबसे सुपीरियर भाई, ये ऐसा बिल्कुल मना है, ठीक। आर्टिकल 18 के पार्ट 1 में बिल्कुल मना किया गया ऐसे टाइटल ना दिया जाए, ठीक है। प्रोहिबिशन फॉर इंडियन सिटीजन, यहाँ पर एक और चीज बता दूं, पार्ट 2 में कहा है कि जो इंडियन सिटीजन हैं वो कोई फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिना प्रेसिडेंट के कंसल्ट परमिशन के, ठीक है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, किसी दूसरे मुल्क से कोई टाइटल नहीं ले सकता कोई भी सिटीजन इंडिया का विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना, परमिशन प्रेसिडेंट देगा, अलो करेगा तो ही वो टाइटल मिलेगा उसको, ठीक है, ओके। और हम यहाँ कर बात करें प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, यहाँ पब्लिक सर्वेंट में क्या कहा गया, अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई पब्लिक मुलाजिम है या ट्रस्ट का कोई बंदा है, अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट यानी गिफ्ट, तोहफा, एम्यूलमेंट यानी कोई पैसे की रकम, राशि, टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं ले सकता, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, तो याद रखना ये भी कोई पब्लिक जो है सर्वेंट नहीं ले सकता। एक्सेप्शन यहाँ पर आ गई, पार्ट 4 में एक्सेप्शन है, टाइटल नहीं ले सकते सिवाय मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल डिस्टिंक्शंस, ये ले सकते, मिलिट्री टाइटल्स और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस ले सकते हैं। ये क्या है, ये आपको बता रहा हूँ आगे क्या है, ये अलो किया गया है यहाँ पर, क्या टाइटल सच जैसे डॉक्टर का डॉक्टर, ठीक है, बंदा डॉक्टर करेगा वो तो उसके दम की बात है ना, डॉक्टरी उसने की है, PhD की है, दूसरी मेडिकल डॉक्टर की है। प्रोफेसर अगर वो उसको टाइटल मिल रहा है, ठीक है, प्रोफेसर है तो उसने पढ़ा है तो बात है, ये तो उसके दम पे है, ठीक है। मेजर जनरल आ गया, जैसे आर्मी में मेजर जनरल है, ये इस तरह के टाइटल मिल सकते हैं, आर
परमिटेड एज दे बेस्ड ऑन द मेरिट, ये मेरिट के बेस पे, नॉट और क्रिएट इन, इसमें इनइक्वलिटी क्रिएट नहीं होनी। ये तो आपको कि नहीं जी भाई उसको डॉक्टर कह रहे थे, मुझे क्यों नहीं डॉक्टर कह रहे हैं, मुझे टीचर है, मैं अकाउंट असिस्टेंट, वो तो मैं अकाउंट असिस्टेंट फलाना डीसी है या फलाना वो प्रोफेसर है, तो वो उसके मेरिट के दम है ना, ठीक है, वो मेरिट का दम पे है ये उसके, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसी तरह की इनइक्वलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए इस तरह के टाइटल दिए जा सकते हैं। होपफुली आपको ये जो आर्टिकल 18 भी क्लियर हो गया होगा। आज मैं इसको रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है, ज़्यादा बोर नहीं मैं आपको करूंगा। अब आपको जस्ट इतना काम करना है, रात को टेस्ट होगा आपको 9 बजे आपका टेस्ट होगा। मैं टाइम आगे कर रहा हूँ क्योंकि आज सर्दी है, टाइम कम होता है। 9 बजे आपका होगा टेस्ट इसी टॉपिक पे। तो इसी टॉपिक पे इसके फर्दर पिछले टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे। इसी टॉपिक पे टेस्ट होगा ना, मुझे आपका 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आपको बता दें, और ये पीडीएफ में जल्दी ही डाल दूंगा। आपको क्या करना है, पीडीएफ में जो डालूंगा इसको आपने एक एक पॉइंट अच्छे से याद करना है, ठीक है, याद करना है, ताकि शाम को जो टेस्ट आपका हो उसके लिए आपकी तैयारी फुल हो जाए। ओके, अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आपको बता दें व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। बाद में आप बहुत से स्टूडेंट्स क्या नहीं अभी करेंगे, मैं आपको बता दूं हमारा जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, हमारा पॉलिटी चल रहा है, वो भी फर्दर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ऐसे हर एक सब्जेक्ट हम इंडिविजुअली लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, साथ में टेस्ट भी होते रहेंगे। उसके बाद हम क्विक रिवीजन सेशन, अब जियोग्राफी हमने कंप्लीट करें, इसकी क्विक रिवीजन सेशन होगी। पॉलिटी जब कंप्लीट होगा इसकी क्विक रिवीजन सेशन होगी, यानी उसमें जो एक चीज़ें रह गई, जो कोई कमी कसर है, तो वो उसका हमको एरर है, कोई कमी है, यानी लग रहा है कोई चीज़ ऐड करनी थी, ज़्यादा लाना था, तो वो चीज़ें हम उसमें कवर अप करेंगे। एमसीक्यूज तो आपको टॉपिक वाइज साथ साथ में मिलते ही रहेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, जल्दी से आप इसमें मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें इसमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, कोई डाउट ना आपको रहे। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स की पीडीएफ्स, एमसीक्यूज की पीडीएफ्स मिलेंगी। जो आपके टेस्ट मॉक टेस्ट होंगे एप्लीकेशन पे, वो उसके अलग चार्जेस हैं, वो 99 रुपीज़ के हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ्स, एमसीक्यूज की टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की, टाइमली मोटिवेशन जो बहुत जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस जो आपको मिलती रहती है कि ये करना है, क्या किया आपने, नहीं किया, पूछने वाला कोई होना चाहिए। तो ये इसकी जो इस पूरी चीज़ों के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के जो चार्जेस हैं टिल एग्जाम तक ओनली वन टाइम 150 रुपीज़ है ओनली, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर ओवरऑल बात कर लें इंक्लूडिंग द मॉक टेस्ट, वो आपको एप्लीकेशन पर रहेंगे 99 के, और 150 रुपीज़ आपका ग्रुप का चार्जेस है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो कोई हमने पूरी कोशिश की है कि आप पे किसी तरह का बर्डन ना हो। चीज़ें जो है इस पर हम डेफिनेटली, जिस तरह से आप देख रहे हो, क्वालिटी के साथ अच्छे लेवल का आपको इस पर हम कोशिश करेंगे पढ़ाने का। थैंक यू फॉर वाचिंग। और 9 बजे जो टेस्ट होगा उसके लिए तैयार होकर आ जाना।